तो आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रेडियो एक्टिविटी करेंगे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे आते हैं रेडियो एक्टिविटी से। सबसे पहले हम लोग को समझना है कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है ये जानना है। देखिए बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, जिनमें जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को बैलेंस नहीं कर पाता। ऐसे न्यूक्लियर फोर्स को वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर फोर्स को आप दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। न्यूक्लियर फोर्स को आप दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक वैसा न्यूक्लियर फोर्स जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को बैलेंस कर लेगा। भाई न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन है कि नहीं, और वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। तो ऐसा न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाएगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कैन बैलेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन प्रोटॉन्स, इसको बैलेंस कर लेगा। और ऐसे न्यूक्लियस जो होते हैं वो कहलाते हैं स्टेबल न्यूक्लियस। ऐसे न्यूक्लियस क्या कहलाते हैं, स्टेबल न्यूक्लियस कहलाते हैं। लेकिन कुछ केस में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को बैलेंस नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स cannot balance the electrostatic repulsion between protons। और ऐसे जो न्यूक्लियस होते हैं इनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता है। पिछले क्लास में हम लोग बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ पढ़ रहे थे ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हेवियर न्यूक्लियाई होते हैं लाइक यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सब जो होता है उनके केस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता है। और आपको बताया गया था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये बहुत स्टेबल नहीं होता क्योंकि इनमें बाइंडिंग एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियन कम होता है। तो ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं और ऐसा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये अल्फा डीके और बीटा डीके का सहारा लेते हैं या गामा डीके का। ये हमने पिछले क्लास में लिखा भी था इसके बारे में कि अल्फा डीके में बीटा डीके में क्या फर्क होता है। ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। ठीक, तो इनका डीके होता है, ये डिसइंटीग्रेट करते हैं, टूटते हैं। और टूटने का तीन प्रोसेस होता है। एक को बोलते हैं अल्फा डीके, एक को बोलते हैं बीटा डीके और एक को बोलते हैं गामा डीके। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस। डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस, इसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं। He2+, हीलियम जो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे दे, इसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है, इसको हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो अल्फा डीके में ये अल्फा पार्टिकल निकल जाता है, अल्फा डीके में ये अल्फा पार्टिकल। और इसके बारे में लोग पिछले क्लास में लिखे थे कि अगर X एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर, और इसका अल्फा डीके हुआ, इसका क्या हो गया, अल्फा डीके हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, Y बन जाएगा। और क्या निकलेगा, एक अल्फा पार्टिकल हीलियम 24। और इस न्यूक्लियर रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, यहाँ Z है, मतलब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ Z है, यहाँ कितना है 2, तो यहाँ कितना होगा, और यहाँ 4 है, यहाँ A है, तो यहाँ कितना होगा। तो इस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 2 से घट जाएगा, मास नंबर 4 से घट जाएगा। ये अल्फा डीके होता है। बीटा डीके जो होता है
हालांकि ये 3 तरह का होता है बीटा डीके, लेकिन आज हम लोग 2 ही तरीका चर्चा कर रहे हैं। बीटा माइनस डीके, अगर सिर्फ बीटा डीके कहे तो इसका मतलब आपको बीटा माइनस डीके समझना है। क्या समझना है? बीटा माइनस डीके में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। पिछले क्लासेस में हम चर्चा कर रहे थे लास्ट में, एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटॉन में। बीटा माइनस डीके, बीटा डीके अगर कुछ नहीं कहे तो क्या समझना है? बीटा माइनस डीके समझना है। इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। अगर इसका न्यूक्लियर रिएक्शन लिखे तो ये मान लीजिए न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर में कोई रोल नहीं होता है, नीचे एटॉमिक नंबर 0, मास नंबर में 1 रोल होता है। एक अगर एक न्यूट्रॉन है तो मास नंबर 1 होगा, इस पर चार्ज 0 होता है तो न्यूट्रॉन चार्ज यहां लिखा है, इस पर चार्ज 0 है। अब ये क्या बन गया? प्रोटॉन बन गया। अगर ये प्रोटॉन बना तो इसके साथ इस मास नंबर में इसका रोल, सॉरी एटॉमिक नंबर में इसका रोल होता है 1 से, और मास नंबर में भी रोल कितने से होता है? 1 से, और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इस साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। पिछले क्लास में इसको इलेक्ट्रॉन बोल दिए थे कि पॉजिट्रॉन बोल दिए थे? क्या बोले थे? इलेक्ट्रॉन ही बोले थे ना, ठीक है। अगर कुछ और बोल दिए थे तो पॉजिट्रॉन बोल दिए थे तो उसको चेंज कर देना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या रिलीज होता है? इसका एटॉमिक नंबर में कोई रोल नहीं, या -1 का रोल कह सकते हैं। इस केस में -1 का रोल 1, इसके निकलने से तब ना ये बैलेंस होगा, -1 और 1 मिलकर के बैलेंस होगा, और मास नंबर में कोई रोल नहीं, 0। और साथ ही साथ एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। क्या निकलता है? तो बीटा माइनस डीके में एक न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोटॉन में। क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। और एक एंटी न्यूट्रिनो, क्या निकलता है? ये जो न्यू बार है इसको एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। अब इसके बारे में लोग लिखेंगे पॉइंट। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो सोच के देखिए, बीटा माइनस डीके में एक न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रोटॉन में। तो क्या होगा अगर एक एलिमेंट है X, अगर एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A है, सोच लीजिए कि मान लीजिए कि एक न्यूक्लियस है, उसमें 5 न्यूट्रॉन 5 प्रोटॉन है, ठीक है। न्यूट्रॉन कितना है? प्रोटॉन कितना है? तो एटॉमिक नंबर 5, 5 प्रोटॉन है, और मास नंबर 10। अब मान लीजिए एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चला गया, मैं लिख देता हूं, 5 प्रोटॉन थे, 5 न्यूट्रॉन थे, तो एटॉमिक नंबर कहेंगे 5 और मास नंबर कहेंगे 10। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को देख के लिखते हैं, मास नंबर दोनों का सम। अब इसमें क्या हो रहा है? बीटा माइनस डीके में न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो गया? तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन गया, तो अब कितने प्रोटॉन हो गए? 6। न्यूट्रॉन कितना हो गया? 4। तो Z पे फर्क पड़ेगा क्या? कैसे नहीं पड़ेगा? Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कितना हो गया? 6। तो Z पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, एक बार जाएगा। A पर, मास नंबर पर नहीं पड़ेगा, मास नंबर पर मतलब X जो है वो Y बन जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज कर जाएगा, मास नंबर सेम रहेगा, और क्या क्या निकलेगा साथ में? ये इलेक्ट्रॉन और ये एंटी न्यूट्रिनो, यही रिएक्शन निकलेगा। समझ रहे हैं? बीटा माइनस डीके समझ गए क्या होता है? अब देखो इसमें सवाल कैसे पूछे जाएंगे। ये जो X और Y बना, इनमें क्या रिलेशन है? मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है। ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स। आइसोबार्स क्या कहलाते हैं? आइसोबार्स कहलाते हैं। सेम मास नंबर होने पे आइसोबार्स कहलाते हैं। और आइसोबार्स के न्यूक्लियस का रेडियस सेम होता है कि अलग अलग होता है? अरे फिर सोचो, न्यूक्लियर रेडियस का क्या फार्मूला होता था? न्यूक्लियर रेडियस क्या फार्मूला होता था? R = R0 into A का पावर 1/, R0 का वैल्यू होता था 1.1 फर्मी, कहीं कहीं ना 1.2 फर्मी भी लिखा जाता है,
और ए होता है मास नंबर। तो रेडियस मास नंबर पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे नहीं। तो मास नंबर इसका और इसका क्या है, ये पॉइंट पिछले क्लास में लिखे हुए थे हम लोग कि आइसोबार्स का रेडियस क्या होता है, सेम ही होता है। तो ये सब स्टेटमेंट पूछे आ सकते हैं कि बीटा डीके में जो पेरेंट न्यूक्लियस था और जो न्यू न्यूक्लियस बना, दोनों का रेडियस सेम साइज का होता है, अलग अलग साइज का, सेम साइज का, दोनों आइसोबार्स होते हैं। क्या यहां तक पॉइंट समझ में आया? इसको जल्दी से लिखो, फिर एक दो पॉइंट और लिख पाएंगे इसको। चलिए, तो बीटा माइनस डीके समझ गए आप लोग। अब एक जो नियम है उसका नाम है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। पिछले क्लास में इसमें भी थोड़ा सा चर्चा किए थे, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। मान लीजिए एक न्यूक्लियस है X जिसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A। अच्छा, हम जितनी बातें पढ़ा रहे हैं आज रेडियो एक्टिविटी का, ये सेम बात केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स में ये सारा बात पढ़ना है। तो हो सकता है इस फॉर्मूले से आप उसका भी सारा क्वेश्चन बना लें, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी वो बहुत सेम है। रेडियो एक्टिविटी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। केमिकल काइनेटिक्स सब लोग पढ़े हैं, तो पता ही होगा ये सब लग रहा होगा पढ़ा हुआ, सब लग रहा है ना, सभी पढ़ाएंगे केमिस्ट्री वाले। अगर एक एलिमेंट है, इसका एक अल्फा डीके हो जाए, तो अल्फा डीके में हम लोग सीखे क्या होता है, ये बन जाएगा Y, इसका एटॉमिक नंबर 2 से घटेगा, मास नंबर। इसका अगर एक बीटा डीके हो जाए, इसका एक बीटा डीके हो जाए, तो बीटा डीके से ये W नामक एलिमेंट बन जाएगा। बीटा डीके में, बीटा डीके का मतलब बीटा माइनस डीके, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा Z-1 और मास नंबर चेंज नहीं होगा। एक बार और बीटा डीके हो जाए इसका, और बीटा डीके का मतलब बीटा माइनस डीके, तो फिर से एक बार बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर Z हो जाएगा। एटॉमिक नंबर Z मतलब यही X बन गया वापस से, मास नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ। तो अगर आप इन दोनों को देखें, X यहां पर और यहां पर, इन दोनों में एक रिलेशनशिप, इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर, तो क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। सो आइसोटोप्स are formed when a radioactive nucleus, when a radioactive nucleus undergoes one alpha decay and 2 beta decay and 2, और इस बात को हम लोग बोलते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। इस बात को क्या बोलते हैं, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। अब देखो इसी बात को घुमा फिरा कैसे पूछेगा कि एक न्यूक्लियस था और उसको हमने पहले बीटा डीके कराया, फिर अल्फा डीके, फिर बीटा डीके, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर इधर उधर कर दीजिए तो भी यही बनेगा। तो जो पहले न्यूक्लियस था और अभी का न्यूक्लियस है, उन न्यूक्लियस का साइज सेम रहेगा कि अलग अलग हो जाएगा? अरे दीपक को मारबो तो बोला सेम रहेगा। तो पिछले बार भी गलत बोला था, आराम से रिलैक्स करके, क्या सेम रहेगा? न्यूक्लियस का साइज किस पे डिपेंड करता है, मास नंबर पे। मास नंबर पहले कितना था, अभी कितना है, सेम रहेगा ना। तो एकदम हड़बड़ा के तुरंत जवाब देना है, पाकिस्तान ने उड़ा दिए तुरंत, रुक जाओ, सबर करो, इसी में गलती हो जाएगा। देखिए आप गलती वही करते हैं जो चीज आपको आता हुआ होगा, वही गलत मार के आ जाओगे। जो सवाल तुमको देख करके टफ लगेगा उसको तो तुम छोड़ दोगे, उसमें गलती नहीं करोगे। और सिलेक्शन होना ना होना इसी बात पे निर्भर करता है कि आप आते हुए क्वेश्चन को कितना परसेंट सही करके आते हैं। जिसका मैक्सिमम आता हुआ सवाल सही होके आएगा वो अच्छा रेस में रहेगा। जो आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आएगा, नहीं बोलते बच्चा, मतलब बोलता है ना कि अरे आता तो बहुत था लेकिन घर में आए तो बहुत सॉल्व कर लिए, घर में आए तो इतना नंबर आया और वहां इतना का डिफरेंस। अरे तो घर में लाकर कोई फायदा नहीं है ना, फायदा तो एग्जाम में लाकर के ना। तो ये जल्दबाजी से बचिए, इन दुर्घटनाओं से बचना है। समझ गए पॉइंट? बीटा डीके एक टाइप का और होता है, उसको बोलते हैं बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके, बीटा प्लस डीके तो उल्टा होता है। बीटा माइनस डीके में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था,
यहां क्या होता है, प्रोटॉन, इसमें कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में। अगर इसको लिखे इक्वेशन के फॉर्म में, तो एक प्रोटॉन जिसका मास एटॉमिक नंबर में 1 रोल होता है, मास नंबर में भी 1 रोल होता है और कोई चार्ज नहीं होता है, नहीं बोलो तुम लोग यार, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, एटॉमिक नंबर में कोई रोल नहीं और मास नंबर में 1 रोल। चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां पर इलेक्ट्रॉन जैसा ही एक पार्टिकल निकलता है, लेकिन उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो पॉजिटिव प्लस 0 तब ना पॉजिटिव होगा, और -1 रोल होता है इसका, अच्छा +1 तब ना 1 + 0 1 होगा, और मास नंबर में कोई रोल नहीं, और इसके साथ एक न्यूट्रिनो निकलता है। इस पार्टिकल को बोलते हैं पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जैसा ही है, खाली पॉजिटिव चार्ज है, और ये न्यू क्या है, न्यूट्रिनो। और ये जो बीटा डीके का हम लोग इक्वेशंस लिखे, इस बात को न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक, तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो किस किस रिएक्शन में रिलेटेड है, समझ गए? इनके बारे में 1-2 पॉइंट समझ लेते हैं, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बारे में। अच्छा, उससे पहले इसका x वाला इक्वेशन लिख लें। अगर x से एक न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर z, मास नंबर a, और अगर इसका एक बीटा प्लस डीके हो जाए तो क्या बन जाएगा, y। क्या बन जाएगा? अब बताओ अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा? z चेंज करेगा कि सेम रहेगा? अच्छा, फिर से लिखते हैं, 5 प्रोटॉन था, 5 न्यूट्रॉन था, तो z था 5 प्रोटॉन का संख्या, a था 10। अब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल गया, तो अब 4 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो z सेम रहा कि बदल गया? कितना हो गया? 4, क्योंकि z एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ, और मास नंबर सेम। भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलने से मास नंबर तो नहीं बदलना चाहिए, सिंपल सा बात है। तो y क्या हो जाएगा, अब z -1 और a सेम रहेगा, और इस साथ ही साथ ये पॉजिट्रॉन निकलेगा और ये न्यूट्रिनो। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है, 1 -1 ऐड होते जाए, a + 0। अब देखिए कहीं भी ना इसमें चार्ज है ना इसमें मास है, ना इसका मास में रोल है ना इसका, तो जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो होते हैं, ना ही उन पर चार्ज होता है ना ही उन पर मास होता है। न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनो पर ना ही चार्ज होता है ना ही, हमने मेसन्स के बारे में पढ़ा था। मेसन्स क्या था? जो न्यूक्लियस होता है उसका एक कोर होता है, उसका एक, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो भी एक कोई है, और उस न्यूक्लियन के, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियन एक कोर होता है, कोई भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और उसके चारों ओर क्या होता है, एक क्लाउड होता है मेसन का, जो कि चार्ज भी हो सकता है और वो आपस में शेयर्ड होते रहता है। तो मेसन्स चार्ज भी हो सकते हैं और, लेकिन न्यूट्रिनो अनचार्ज होते हैं, इन पर चार्ज कभी नहीं होता। तो ये जो न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो है, ये अनचार्ज होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, और इनका मास भी नहीं होता। अगर चार्ज होता तो किसी से इंटरेक्ट करता, मास होता तो किसी से इंटरेक्ट करता, नहीं मास है नहीं, इसीलिए अनडिटेक्टेड रहते हैं, इनको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। इनका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होता है, किसी को भी पेनिट्रेट कर सकता है, और ये मैटर से इंटरेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर किसी तरह हम लोग डिटेक्ट कर ले, अभी तक तो ये किसी से इंटरेक्ट किया नहीं होगा, तो इसके स्टडीज से हम लोग को यूनिवर्स का ओरिजिन, बिग बैंग थ्योरी टाइम जो न्यूट्रिनोज निकला होगा, वो भी अभी तक बिना इंटरेक्शन के कहीं ना कहीं होगा इस यूनिवर्स में। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज बनाए हैं, बहुत सारे देशों ने मिलकर। एक बहुत फेमस है जो कैस्पियन सागर है ना, उसके नीचे, उसके अंदर वो एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, जहां पर इन न्यूट्रिनोज को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया है सेटअप, कि अगर ये एब्जॉर्ब होंगे तो इनका ये जो एब्जॉर्ब होंगे, ये उस समय से चले आ रहे होंगे, बिग बैंग थ्योरी के टाइम से, जब यूनिवर्स बना होगा, आज से 5 बिलियन साल पहले। और उस समय का न्यूट्रिनो हमें यूनिवर्स के ओरिजिन में हेल्प करेगा, इस मोटो से वो हम लोग बनाए। तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बारे में पॉइंट लिखता है हम लोग को, ये पॉइंट यहां लिखेंगे हम लोग। पहले आप ये दोनों पॉइंट लिखिए, फिर हम लोग यहां लिखेंगे।
चलो तो यहां लिखो न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनोज, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनोज are very difficult to be detected because they do not interact with matter easily. They do not interact with matter easily since they do not interact with matter easily since they are neither charged nor they have mass, full stop. मैं चेंज करके this is why they can penetrate anything easily. They can penetrate anything easily and moves throughout the universe without getting absorbed throughout the universe without getting absorbed, full stop. This is why it is believed that they are present in universe and in fact around us since the Big Bang. बिग बैंग क्या होता समझते हैं आप लोग? जो पूरा यूनिवर्स था वो गैसियस नेबुला था, छोटा सा गैसियस का पार्ट था, वही टूटा और इसे क्या बोलते हैं? बिग बैंग। इतना बड़ा ये बैंग हुआ कि आज तक यूनिवर्स बन गया। ब्रैकेट में लिख लो फॉर्मेशन, इनिशियल फेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। Full stop. The detection of neutrinos and antineutrinos can help us. The detection of neutrinos and antineutrinos can help us in understanding the formation of universe. Can help us in understanding the formation of universe. ठीक है, आखिरी डीके कौन सा है? गामा डीके। आखिरी डीके कौन सा है? गामा डीके। देखो गामा डीके में क्या होता है? गामा डीके में न्यूक्लियस स्ट्रक्चर में कोई फॉल्ट चेंज नहीं होता। गामा डीके में कोई भी न्यूक्लियस जिसके पास एनर्जी ज्यादा है वो अपने एनर्जी को कम करता है, क्योंकि मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने एनर्जी को कम करता है। कैसे? बाय रिलीजिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में इसको गामा रेडिएशन कहते हैं। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन गामा रेडिएशन होने से कोई भी न्यूक्लियर कंपोजिशन में चेंज, कोई न्यूक्लियस अगर X है, उसका एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A है, तो उसका एटॉमिक नंबर Z ही रहेगा, मास नंबर A ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन निकलता है, उसका एनर्जी घटता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। तो लिखो तीसरा गामा डीके। 3 डीके था ना, अल्फा, बीटा एंड गामा।
अल्फा बीटा एंड गामा डी। तो गामा डी के में लिखिए अ हाईली एनर्जेटिक न्यूक्लियस releases energy in the form of very high frequency electromagnetic radiations called gamma rays to gain stability full stop. No change in nuclear components take place during gamma decay. No change in nuclear components take place during gamma decay. न्यूक्लियर कंपोनेंट्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है गामा डीके के दौरान। क्लियर? ये तीनों डीके समझ गए? तो ये इन डीकेस का थ्योरेटिकल स्टडी था। अब इसके ऊपर एक स्टैटिस्टिकल स्टडी हुआ और दो साइंटिस्ट ने खूब स्टडी किया उसके ऊपर, एक रदरफोर्ड और एक सूडी। देखो स्टैटिस्टिकल स्टडी क्या होता है, मैंने कई बार कहा आपसे कि कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ ऐसे लॉज होते हैं जिनको हम थ्योरेटिकली प्रूव करके नहीं बल्कि डेटा के थ्रू ऑब्टेन करते हैं। इनमें से दो साइंटिस्ट रदरफोर्ड और सूडी ने खूब इसके ऊपर न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर, न्यूक्लियर डीके के ऊपर, रेडियो एक्टिव डीके के ऊपर स्टडी किया और एक लॉ दिया जिसको हम लोग लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। ये एक स्टैटिस्टिकल लॉ है, मतलब इसको प्रूफ नहीं कर सकते आप किसी से, थ्योरेटिकली प्रूफ नहीं कर सकते। तो ये अगर लिखा हुआ हो गया हम इसके आगे लिखेंगे, आगे हेडिंग डालिए लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो क्या लिखेंगे हम लोग? लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो रदरफोर्ड और सूडी ने ये ऑब्जर्व किया कि मान लीजिए एक कोई कंटेनर है या न्यूक्लियर रिएक्टर है जहां पर इनिशियली एन नॉट न्यूक्लियाई है। इनिशियली कितने न्यूक्लियाई हैं? व्हाट इज एन नॉट? नंबर ऑफ न्यूक्लियस नंबर ऑफ न्यूक्लियस इनिशियली कितने न्यूक्लियस है? देखिए जब भी हम लोग न्यूक्लियस की बात करेंगे इसका मतलब वह न्यूक्लियस इसका डिके नहीं हुआ है। तो एन नॉट क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो कि इनिशियली है और ये डिसइंटीग्रेट, इसका डिके नहीं हुआ। अब क्या होगा? इसका डिके होगा तो कुछ न्यूक्लियस टूट गए, तो अब यहां जो न्यूक्लियस बचेगा वो कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा, क्योंकि जो डिके हो गया वो तो निकल गया, जो बचा हुआ उसकी बात कर रहे हैं। तो अभी जो बचा हुआ है वो n है। व्हाट इज n? नंबर ऑफ न्यूक्लियस एट एनी टाइम t। और ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है ये डिके वाला है कि अनडिकेड है? अनडिकेड या नॉन डिसइंटीग्रेटेड। कितना डिसइंटीग्रेट हो गया अगर पूछा जाए तो n नॉट माइनस n। बोलो। तो ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके कहता है कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर n न्यूक्लियस है तो इसके डिके होने का रेट ऑफ डिके, इसको लिखेंगे माइनस dn/dt। माइनस क्यों लिखेंगे? क्योंकि n घट रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस तो घटते जाएगा ना, जैसे जैसे डिके होते जाएगा तो न्यूक्लियस का संख्या बढ़ते रहेगा घटते रहेगा। जो डिके हो गया वो तो निकल गया, टूट गया। तो माइनस dn/dt ये जो रेट ऑफ डिके है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस इंस्टेंट पे कितना न्यूक्लियस है, उस इंस्टेंट पे कितना अनडिकेड है। तो माइनस dn/dt इज इक्वल्स टू आप लैम्डा टाइम्स n लिख सकते हैं। लैम्डा टाइम्स आप
इस माइनस dn/dt को हम लोग रेट ऑफ डिके कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम होता है एक्टिविटी। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? एक्टिविटी। ए से लिखते हैं, तो किसी भी इंस्टेंट पे एक्टिविटी ए होगा, वो कितने के बराबर होगा? माइनस dn/dt या लैम्डा इंटू एन। एक्टिविटी एट एनी इंस्टेंट, तो अगर हम पूछे इनिशियल एक्टिविटी कितना था, क्या बोलोगे? इनिशियल एक्टिविटी, बताओ एक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है? लैम्डा इंटू एन। तो इनिशियल एक्टिविटी को ए नॉट अगर लिखे तो वो क्या कहोगे? और ये लैम्डा क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं डिके कांस्टेंट। क्या होता है ये? डिके कांस्टेंट। और उसका यूनिट होता है सेकंड इनवर्स। ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड इनवर्स। तो अगर इस इक्वेशन को आप देखें, n को इधर भेज दिए, dt को इधर भेज दीजिए, तो dn/n इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा dt हो जाएगा। बोलो, दो साइड इंटीग्रेट कर दो। जब टाइम 0 था, जब शुरू किए, तब कितना न्यूक्लियस था? n नॉट। किसी टाइम t पर न्यूक्लियस कितना हो गया? n। dn/n का इंटीग्रेशन ln n, लिमिट पुट करेंगे तो n/n नॉट, माइनस लैम्डा बाहर, dt का इंटीग्रेशन t, और t माइनस 0 t ही होता है। तो माइनस को इधर भेज दोगे तो उल्टा हो जाएगा, ln n नॉट बाय n इज इक्वल्स टू लैम्डा t। इस फॉर्म में भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको इधर लिख देते हैं। इसको याद रखने का एक फॉर्मूला तो ऐसा होगा, इनिशियल न्यूक्लियस बाय फाइनल न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू t। एक हम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला हम लोग कब लगाएंगे? 4 वेरिएबल है इसमें, इनिशियल न्यूक्लियस, फाइनल न्यूक्लियस, डीके कांस्टेंट और टाइम। इन चारों में कोई भी 3 देकर के अगर एक पूछेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसी फॉर्मूले को देखो, ये लॉग के फॉर्म में हुआ, ln के फॉर्म में, इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ln को उधर भेजोगे तो e बन जाएगा, तो ये हो जाएगा n/n नॉट इज इक्वल्स टू e का पावर माइनस लैम्डा t। तो n इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? n नॉट e का पावर। ये फॉर्मूला यही दोनों सेम ही है, बस ये फॉर्मूला हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हैं और ऊपर वाला लॉगरिथमिक फॉर्म में। और अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखे तो हम क्यों लिखे? ताकि हम बता सके आपको कि अगर n और t के बीच ग्राफ बनाएंगे तो t जब 0 पुट करोगे तो n नॉट न्यूक्लियस था, और टाइम के साथ ये एक्सपोनेंशियली घटता है नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है? अगर हम लोग इस वाले इक्वेशन में लैम्डा मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा? लैम्डा n इज इक्वल्स टू लैम्डा n नॉट इनटू e का पावर माइनस लैम्डा t। और लैम्डा n को क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। लैम्डा n नॉट क्या होता है? इनिशियल एक्टिविटी इनटू e का पावर माइनस लैम्डा t। तो अगर एक्टिविटी के फॉर्म में पूछेगा तो ये फॉर्मूला चलेगा। एक्टिविटी के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ln के फॉर्म में भी उसको लिख सकते हैं ना। क्या लिखोगे बताओ? डायरेक्ट ln n a नॉट बाय a इज इक्वल्स टू लैम्डा t। ठीक? ये एक्टिविटी और ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस के फॉर्म में। दो टर्म खूब पूछा जाता है, एक होता है हाफ लाइफ और एक होता है मीन लाइफ। हाफ लाइफ और मीन लाइफ, पहले आप लिखिए, वो टर्म डिस्कस कर ले, तो बस उतने पे ही सवाल हमारे बन जाएंगे, उतना ही पढ़ना हम लोग। लिखिए जल्दी से। तो एक टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, हाफ लाइफ। क्या पूछा जाता है? हाफ लाइफ। इसको टी हाफ से लिखते हैं, टी हाफ से। हाफ लाइफ वह टाइम है, देखिए इनिशियली तो कितना न्यूक्लियस था? n नॉट। न्यूक्लियस घटा घट के जितने टाइम में n का वैल्यू n नॉट बाई 2 हो जाए, इसी टाइम को क्या कहेंगे? टी हाफ। अब फॉर्मूला लगाइए,
हम लोग क्या लिखे थे, ln इनिशियल न्यूक्लियस बाय फाइनल न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू टाइम। ये लिखे, आप लिखिए ln इनिशियल न्यूक्लियस एन नॉट, फाइनल न्यूक्लियस कितना एन नॉट बाय 2, तो 2 ऊपर इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू टी हाफ। एन नॉट कट गया तो ln 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, लैम्डा इनटू टी हाफ। तो टी हाफ का फार्मूला होता है ln 2 बाय लैम्डा, और ln 2 का वैल्यू होता है 0.693 बाय लैम्डा, 0.693, ये टी हाफ का वैल्यू होता है, याद रखेंगे। इसी तरह एक होता है मीन लाइफ, इस तरह क्या होता है मीन लाइफ। मीन लाइफ में क्या होता है, इसको टाउ से लिखते हैं, इस तरह से टाउ, या इसको एवरेज लाइफ बोलते हैं, एवरेज लाइफ। ये बेसिकली एक टाइम है। इनिशियली एन नॉट न्यूक्लियस था, टाइम के साथ ये चेंज होगा, वह टाइम जिसके बाद फाइनल जो न्यूक्लियस बचेगा वो एन नॉट बाय ई हो जाए। ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, इसको यूलर्स नंबर भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 2.7। तो एन नॉट बाय ई जितने टाइम में हो जाए इसको क्या बोलते हैं, मीन लाइफ। फिर से इक्वेशन लिखिए, ln इनिशियल बाय फाइनल इज इक्वल्स टू लैम्डा टी, लगा दीजिए। तो ln इनिशियल तो इनिशियल ही है, n का वैल्यू है n नॉट बाय e, तो e ऊपर इज इक्वल्स टू लैम्डा टी। n नॉट करके इसको टाउ, t की जगह टाउ लिखिए। ln e का वैल्यू 1 होता है, तो टाउ कितने के बराबर होता है, 1 बाय लैम्डा के बराबर। तो मीन लाइफ इसको बोलते हैं, डीके कांस्टेंट के रिवर्स को ही क्या बोलते हैं, मीन लाइफ। ठीक, मीन लाइफ इसको बोलते हैं डीके कांस्टेंट। अब देखिए, अगर इन दोनों में रिलेशन पूछा जाए, क्या रिलेशन है, तो यहां 1 बाय लैम्डा को टाउ कह सकते हैं। तो ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख पाएंगे, हम लोग लिख पाएंगे टी हाफ जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय लैम्डा को टाउ कह दें, टाउ इनटू ln2। So this is the relationship between mean life and half life. Sorry, क्या बोलिए, हाँ सिर्फ relationship between mean life and half life. यही न्यूक्लियर फिजिक्स है और इसी पर हमारे सारे सवाल बनते हैं। दो तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, इसके बारे में पिछले क्लास में चर्चा किए थे, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन में क्या होता है, छोटे न्यूक्लियस मिलते हैं। आपको याद है कि स्मॉलर न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या था, कम था, तो ज्यादा करने के लिए वो कंबाइन होते हैं और न्यूक्लियर फिजन करते हैं, फ्यूजन करते हैं। स्टार में होता है, किसमें होता है, सन के सोर्स का एनर्जी यही है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बनाते हैं, और हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। हाइड्रोजन बॉम्ब किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, याद रखिए। फिर याद करिए, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये सब जो होता है इसका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम था, तो ये लोग डिसइंटीग्रेट करके छोटे न्यूक्लियस में टूट करके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज करवाते हैं, और इसको न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। और न्यूक्लियर फिजन से ही न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब जिसको आप कहते हैं, वो न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड है। तो हिरोशिमा पे और नागासाकी पे जो बम गिराया गया था, इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा तो हिरोशिमा और नागासाकी तबाह हुआ, अगर हाइड्रोजन बॉम्ब गिरता तो शायद पूरा दुनिया तबाह हो जाता। वो दो बॉम्ब जो न्यूक्लियर बॉम्ब नागासाकी और हिरोशिमा पे गिरे थे, उसका नाम था फैट मैन और लिटिल बॉय। फैट मैन, और उस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। उसके लीडर थे शायद रिचर्ड फाइनमैन, वही उसको लीड कर रहे थे। तो ये है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। करेंटली इंडिया में भी 6-7 जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट है,
और हम लोग जो एनर्जी जनरेट करवाते हैं वो न्यूक्लियर फिजन से करवाते हैं। किससे कराते हैं? न्यूक्लियर फिजन से करवाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में एक कोर होता है और उस कोर के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन करवाया जाता है, उससे हीट पैदा होता है, वो हीट स्टीम बनाता है, वो स्टीम टरबाइन के ब्लेड पे गिरता है, उसको घुमाता है और वो टरबाइन आपके जनरेटर से कनेक्टेड होता है। जनरेटर में जैसे ही पंखी घूमता है तो उससे फ्लक्स बदलता है और मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियर फिजन पे ही हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेस्ड है। कलपक्कम, तारापुर, ये सब, नरोरा, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। इन सब जगहों पर बहुत सारे पावर प्लांट है। एक सीरीज है चेर्नोबिल और एक फुकुशिमा डाइची। फुकुशिमा डाइची जापान में एक जगह है, वहां पर एक बार सुनामी आ गया, वहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट था और उसके वजह से कितना तबाही मचा। अभी कुछ दिन पहले वो जो रेडियो एक्टिव पानी था उसको समुद्र में छोड़ने वाला है जापान। 2000 के आसपास हमको लगता हुआ था, तो बहुत खिलाफ लोग हो गए थे कि ये करना है वो करना है। तो उसके ऊपर सीरीज आप देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है, फुकुशिमा डाइची। और चेर्नोबिल, अभी वो आप सुन रहे हैं ना, यूक्रेन वाला चल रहा है। यूक्रेन में ही चेर्नोबिल एक जगह है, चेर्नोबिल में पावर प्लांट था और 1986 में वहां पर एक हादसा हो गया। तो चेर्नोबिल एक सीरीज बना है बहुत अच्छे से, मुझे नहीं पता कौन से चैनल पे आता है, टेलीग्राम वगैरह पे मिल जाएगा आपको, देखिएगा, बहुत मजेदार चीज है। और न्यूक्लियर रिएक्शंस की दुनिया कैसी है उसका बहुत अच्छे समझ पाइएगा। उसमें जो प्रोफेसर थे, जब पहले यूक्रेन यूएसएसआर का पार्ट था, सोवियत रसिया जिसको हम लोग कहते थे, उसका पार्ट था, 1992 में डिसइंटीग्रेट किया था, तो यूक्रेन उसी का हिस्सा था। और चेर्नोबिल में ये घटना घटी, अकेला रसिया ही था जो उसको रोक पाया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रसिया की जगह कहीं और हुआ होता तो शायद हम लोग उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। बहुत सारे वर्कर, वो उसमें एक प्रोफेसर थे, उस प्रोफेसर ने को जब रसिया की सरकार ने बुलाया, फिजिक्स के प्रोफेसर थे, कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, तो उन्होंने 2 लाइन दी। पहला लाइन कि यू आर डीलिंग विद समथिंग दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर। आप ऐसे चीज के साथ डील कर रहे हैं और इसको रोकने का उपाय भी कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है, वो बस थ्योरीज में है, और उसका इस्तेमाल करना है आपको। और उसको भाई इस्तेमाल करने के लिए उस साइट के पास बहुत सारे वर्कर्स को भेजना था, माइनिंग वर्कर्स को, और माइनिंग वर्कर्स को पता था कि अगर हम वहां जाएंगे तो उस रेडियो एक्टिव रेस से मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। इनफैक्ट उस प्रोफेसर को ही पता था कि मेरा लाइफ चला जाएगा। वहां का जो रिन्यूएबल फ्यूल का मिनिस्टर था उसको ही पता था, हमारे यहाँ के मिनिस्टर नहीं जाएंगे। सबको पता है कि उस साइट पे जो जाएगा, मिनिस्टर का काम था ना कि उसको वॉच करना, वो गया, प्रोफेसर गया और माइनिंग वर्कर्स गए। सबको पता था कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जो फायर, पहले आग लगा था, तो जो आग बुझाने वाले लोग गए थे उनको पता नहीं था कि ये आग क्यों लगा है, बताया भी नहीं गया था। सबको पता था मेरा लाइफ खतरे में है। माइनिंग वर्कर्स जो उसको लेके गए उनको भी पता था। तो उस प्रोफेसर ने दूसरा लाइन यही कहा उनसे, वो बोले माइनिंग वर्कर्स कि हम क्यों करें, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, मेरा मर जाएंगे, मेरे परिवार को कौन देखेगा। तो उस प्रोफेसर ने कहा कि तुमको करना पड़ेगा क्योंकि तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, और ये हमारे देश का सवाल है। तो रसिया जैसा आज वो कर रहा है, तो यूक्रेन के पीछे उसका अपना स्ट्रेटजी ऐसा है कि उसने उसके लिए किया भी। हालांकि 1986 का ये चेर्नोबिल घटना एक बहुत बड़ा सेटबैक था, और उन कारणों में से जिसके वजह से सोवियत रसिया को डिसइंटीग्रेट होना पड़ा, एक कारण ये चेर्नोबिल और न्यूक्लियर रिएक्टर की कहानी भी। तो मन करे तो खूब अच्छे से देखिएगा, एग्जाम खत्म होने के बाद, अभी मत देखने लग जाना। अगली क्लास में हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा पीवाईक्यू वगैरह करेंगे, ठीक है। बस यही था मॉडर्न फिजिक्स का कहानी। थैंक यू, बाय बाय।